नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। कोरोना के नए वेरिएंट से भारत को कितना खतरा है, चीन समेत कई देशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक, दिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। होगी चर्चा न्यूज नाइट में कि कोविड का नया वेरिएंट कितना खतरनाक। साथ ही बताएंगे क्यों है हंगामा कोविड की चिट्ठी पर। संसद में हुए कामकाज के साथ ही होंगी देश, दुनिया और खेल की बाकी खबरें, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। दुनिया के कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सरकार सतर्क। स्वास्थ्य मंत्री ने की हालात की समीक्षा, कहा कोविड अभी गया नहीं, सरकार हर हालात से निपटने को तैयार। देश में सतर्कता बरतने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का दिया गया निर्देश। लोगों से टीकाकरण कराने की अपील। कोविड के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की दी सलाह। अधिक उग्र और गंभीर बीमारियों वाले लोग जरूर लगाएं मास्क। किसी को घबराने की जरूरत नहीं। वायरस का जो वेरिएंट चीन में सक्रिय है, उसके 4 मामले पहले से ही देश में। विमानन क्षेत्र में कोरोना संबंधी नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों के पालन पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खत। कहा प्रोटोकॉल पालन संभव ना हो तो यात्रा स्थगित करें। कांग्रेस ने उठाए सवाल तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा देश में कोविड न फैले, ये मेरी जिम्मेदारी। तवांग मसले पर जारी है सियासी घमासान। विपक्ष के हंगामे से लोकसभा में कामकाज बाधित। विपक्ष ने किया वॉकआउट, सरकार का पलटवार। कहा यह विडंबना है कि कांग्रेस के लोगों को रक्षा मंत्री के ऊपर विश्वास नहीं। किरण रिजिजू ने कहा 2005 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने बीजेपी से कहा था कि भारत चीन सीमा के मुद्दे संवेदनशील, उन्हें उजागर न करके आंतरिक रूप से निपटना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर हुई चर्चा का दिया जवाब। कहा ड्रग्स के कारोबार और उससे होने वाली कमाई को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। भारत को नशा मुक्त रखने के लिए नहीं छोड़ेंगे कोई कोर कसर। राज्यों को इस मामले में दी जा रही है पूरी मदद। समुद्री लूटपाट के खिलाफ कार्रवाई के लिए एजेंसियों को अधिक मजबूत बनाने से समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक संसद से पारित। राज्यसभा ने आज दी मंजूरी, लोकसभा पहले ही कर चुकी है पास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का दिया जवाब। कहा अंतर्राष्ट्रीय कारणों से ईंधन और उर्वरकों के बढ़े दाम, महंगाई दर पर सरकार की लगातार नजर। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। आरोपी दिनेश अरोड़ा ने आप नेता संजय सिंह के कहने पर चुनाव के लिए पार्टी फंड में दिए 82 लाख रुपए मनीष सिसोदिया को। नई नीति से सरकार को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान, आरोपी को 295 करोड़ रुपए का हुआ फायदा। बीजेपी ने बोला केजरीवाल पर हमला, कहा यह आप नहीं पाप पार्टी। रिजर्व बैंक ने चेताया अगर निजी क्रिप्टो करेंसी पर न किया गया नियंत्रण तो ये बन सकती है भविष्य के वित्तीय संकट का कारण। गवर्नर शक्तिकांत दास ने G20 के लिए बहुपक्षवाद में भरोसा बहाल करने को बताया बड़ी चुनौती। कहा मौजूदा हालात में भारत वैश्विक और आर्थिक मसलों पर निभा सकता है अहम भूमिका। चीन से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी और अब एक बार फिर चीन में कोविड के विस्फोट ने दुनिया को अलर्ट कर दिया है। कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें चीन व अन्य देशों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए एहतियाती उपायों पर मंथन किया गया। केंद्र ने राज्यों को पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग का निर्देश भी दिया। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। मंगलवार को राज्यों को परामर्श जारी करने के बाद बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण के हालात को लेकर चर्चा हुई। बैठक में उन्होंने विश्व स्तर पर कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच देश में सतर्कता बरतने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए लोगों के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
सरकार का कहना है कि कोविड की स्थिति को लेकर वो सतर्क है और कहीं भी मामले बढ़ते हैं तो राज्यों को सतर्क किया जाता है। सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है। जहां भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन गाइडलाइंस देते हैं और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। इससे पहले मंगलवार शाम को ही सरकार ने कोविड के ताजा हालात पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी थी और दुनिया में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर सतर्कता बरतने को कहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी में सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि जहां तक संभव हो सभी पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस साल जून में जारी की गई संशोधित निगरानी रणनीति का पालन करने को कहा है। कोविड नियंत्रण के लिए बनी तमाम सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों का भी कहना है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क और तैयार है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं। हालांकि ये भी कहा गया है कि वायरस का जो वेरिएंट चीन में सक्रिय है उसके 4 मामले भी देश में हैं। एक वेरिएंट है BF7 जो कि कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वहाँ पे प्रेवलेंट है और हमारे इंसाकॉग सिस्टम ने वो 4 ऐसे डिटेक्ट किए हैं केसेस, जो 1 जुलाई में, 2 सितंबर में, 1 नवंबर में। तो हो सकता है उसकी प्रेजेंस देश में हो लेकिन उसका कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव तो देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सूत्रों के मुताबिक देश में अभी 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट हैं। इसमें सबसे ताज़ा वेरिएंट BF7 है। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के अलग अलग वेरिएंट ही फैल रहे हैं। देश में आज भी डेल्टा वेरिएंट कहीं देखने को नहीं मिल रहा। इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए। विशेषकर अधिक उम्र के लोग एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को मास्क का जरूर उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में केवल 27-28% लोगों ने ही एहतियाती खुराक ली है। एहतियाती खुराक सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हवाई अड्डों पर कोरोना नियमों पर सरकार ने कहा कि अभी तक विमानन के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में अचानक कोरोना के बढ़ रहे मामले सामने आए। खासकर चीन में हालात ज्यादा खराब हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि चीन के मुकाबले भारत की स्थिति अलग है और बेहतर है। सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादा लोगों ने लगा लिया है। नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। उधर चीन में कोविड से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की बाढ़ आ गई है। दवा दुकानों में दवाइयां खाली हो गई हैं। बीजिंग, शंघाई, वुहान, झेंगझोउ और चेंगडुगु में हालात काफी बेकाबू हो गए हैं। खबरों में कहा गया कि जहां पिछले 1 हफ्ते में काफी मौतें हुई, चीन में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अमेरिका ने भी चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ने चिंता जताई है कि वायरस नया रूप ले सकता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि यह वायरस कभी भी भयानक रूप ले सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में अगले 90 दिनों में 60% आबादी कोरोना की चपेट में होगी। इस बीच ताजा आंकड़ों के मुताबिक महज 7 दिनों में दुनिया भर में 36 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नीतेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दुनिया भर में कोरोना के बढ़ रहे केसों के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रद्द करने की मांग की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो, भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित किया जाए। कोविड के खतरे की आशंका के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की एक चिट्ठी को लेकर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। मनसुख मांडविया ने लिखा है कि यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो। यात्रा में मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए। सिर्फ टीका लगवा चुके लोग ही यात्रा में शामिल हो। यात्रा में जोड़ने से पहले और बाद में शामिल लोग आइसोलेट हों। प्रोटोकॉल पालन संभव ना हो तो यात्रा स्थगित करें। भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो,
कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये चिट्ठी पाली के बीजेपी सांसद पीपी चौधरी के खत के बाद लिखी है। पीपी चौधरी ने मनसुख मांडविया के नाम चिट्ठी लिखी थी, जिसमें यात्रा में राजस्थान में कोरोना केसों के बढ़ने की आशंका जताई गई थी। इस चिट्ठी में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिक्र था, जो यात्रा से लौटकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हमें चिंता है, हमारे राजस्थान की चिंता है, देश की चिंता है, क्योंकि जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कोविड हुआ था, उसके बाद में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ 14 किलोमीटर तक चले, वो गले भी मिले कई लोगों से। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोविड कितने लोगों में फैला होगा। तो इसीलिए हमने चिट्ठी लिखी कि इस तरह के कोविड गाइडलाइन जो हैं उसकी पालना की जाए। हालांकि कांग्रेस ने चिट्ठी पर सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। सतर्क चल रहा है, वहां तो कोई कोविड प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में बैठा कोई जाने नहीं है, तो इस पे ही क्यों है? तो अगर कोविड का है तो उसका प्रोटोकॉल नॉर्म्स जारी करें तो हम फॉलो करेंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन कोविड का खतरा टला नहीं है। ऐसे में सभी के लिए जरूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। नितेंद्र सिंह और पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोविड भारत के लिए कितना खतरनाक है, किस तरह की एहतियात बरती जा रही है और क्या निर्देश आज दिए गए। जब स्वास्थ्य मंत्री ने आज बैठक की, इन तमाम मसलों पर होगी विस्तार से चर्चा न्यूज नाइट के अगले हिस्से में। लेकिन अभी अन्य खबरों में देखते हैं, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। मामला था अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प का। सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। दरअसल राहुल गांधी के तवांग मामले पर भारतीय सेना के शौर्य पर उठाए गए सवाल के बाद से सरकार और बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ हुई भारतीय सेना की झड़प के बाद इस मामले पर देश की सियासत में संसद से लेकर सड़क तक घमासान जारी है। इस मसले पर सत्ता पक्ष के निशाने पर है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी, तो वहीं विपक्ष लगातार इस मामले में सदन पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है। विपक्ष की ओर से बुधवार को भी संसद में इस मामले पर हंगामा किया गया। हंगामे की वजह से लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। विपक्षी दलों के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने एकत्र हुए और सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। हालांकि सरकार ने इस मसले पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के लोगों को रक्षा मंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है, ये उनकी विडंबना है। सरकार संसद के पुराने घटनाक्रमों का हवाला देकर विपक्ष पर वार कर रही है। डिमांड यही है कि सदन में चर्चा चाहते हैं, जो चाइनीज आक्रमण कर रहा है उसके बारे में सदन को इन्फॉर्मेशन दो, ताकि सदन के ओर से सारे देश के लोगों को मालूम हो। यही चर्चा अगर नहीं हुई, एक तरफा उत्तर हुआ, तो उसका क्या मतलब है? I would like to remind them one thing. Whatever has happened during their tenure, whatever we have lost as far as our land is concerned in the border, let them remind that, and how we sacrificed because of their grand old leader Pandit Nehru, what we have lost and what we have gained. Let them study first. 1 इंच भूमि भी भारत की किसी में दम नहीं जो ले पाए, और भारत के सेना ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम की घटना के समय भी दिया, और मनोबल बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री उस समय भी बॉर्डर पर गए थे। लेकिन राहुल गांधी जी चीन के अधिकारियों के साथ पाए गए। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाना तो दूर, उस समय भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। आखिरकार क्यों नहीं राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा कहां से मिला है जी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय सेना पर कांग्रेस के नेताओं को
विश्वास नहीं है। 2005 में जब मैं अपोजिशन में थे और चाइना बॉर्डर का इशू उठाया था, उस समय लीडर ऑफ द हाउस प्रणब मुखर्जी दादा ने मुझे बुलाया और प्रधानमंत्री जी उस समय मनमोहन सिंह जी थे, तो दोनों ने बोला कि चाइना बॉर्डर का जो इशू होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करके उसको इंटरनली डील करना चाहिए, और हम लोगों ने उसमें प्रेस नहीं किया। दरअसल राहुल गांधी के तवांग मामले पर भारतीय सेना के शौर्य पर उठाए गए सवाल के बाद से सरकार और बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी संसद के नियमों को तो मानते नहीं हैं और संसद में शोर मचाते हैं। पार्टी ने राहुल गांधी से एक बार फिर सेना के शौर्य पर सवाल उठाने पर माफी की मांग की है। चाहे गलवान की बात करें, चाहे तवांग की बात करें, जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, हर भारतीय को तो सेना पर गर्व है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो पिट गई है, और उसका समर्थन खड़गे जी भी करते हैं, जो ये साबित कर देता है कि खड़गे जी अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी गांधी परिवार के पास ही है। कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस इस मसले पर घिरते जा रहे हैं और बीजेपी उन पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद के दोनों सदनों में आज हुए विधायी कार्य में गृह मंत्री अमित शाह ने मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा का जवाब दिया। साथ ही जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक को चर्चा के लिए सदन में रखा। बुधवार को चीन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में फिर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। हालांकि 12 बजे के बाद सदन में कार्यवाही सुचारू रूप से चली और भोजनावकाश के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा का जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना है। सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, बल्कि पूरे देश का भविष्य इससे जुड़ा है। लगभग 42 इन्वेस्टिगेशन राज्यों ने एनसीबी या एनआईए को दिए हैं और सफलतापूर्वक पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आज तीनों एजेंसियां, राज्य की, एनआईए और एनसीबी आगे बढ़ रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमने मिले हैं। गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग्स की तस्करी पर रोक लगाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मदद से बड़ी ड्रग्स खेप पकड़ी भी गई हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कई ऐसे सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिससे सॉफ्टवेयर के आधार पर ही इसको पकड़ा जा सके। और अभी अभी जो जिक्र करते थे कि गुजरात की बंदरगाह से 3000 किलो नशा पकड़ा गया, जो आज तक का सबसे बड़ा कैच है, वो कस्टम के सॉफ्टवेयर एनालिसिस के आधार पर ही पकड़ा गया। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक को चर्चा के लिए लोकसभा में रखा। इसके जरिए सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में धनुहर, धनुवार, किसान, सोनरा, साउनरा और बिंझिया समुदायों को जनजाति समुदाय में शामिल करना है। राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल बिना किसी रुकावट चले और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग विधेयक संख्यांक 5 और विनियोग विधेयक संख्यांक 4 2022 पर हुई चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड की चुनौती से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए सही कदमों के कारण ही आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सका। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कारकों से ईंधन और उर्वरकों के दाम बढ़े हैं और महंगाई दर पर सरकार लगातार नजर रख रही है। We have come up with a supplementary demand for grants, which are essentially for ensuring that there's food security. There's also enough to be given for fertilizers, which is so critical for our farmers. And therefore, the items under which we have come with the supplementary demand all are in the direction of ensuring that the Indian economy, particularly the poor, the farmers, and so on, are given enough support. वित्त मंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा ने दोनों विनियोग विधेयकों को लोकसभा को वापस भेज दिया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में जल दस्युता रोधी विधेयक 2022 को सदन में चर्चा के लिए रखा। इस विधेयक से भारतीय एजेंसियां समुद्री लूटपाट के खिलाफ कार्रवाई करने में पहले से अधिक सक्षम होंगी। चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को पारित कर दिया। In the absence of a specific law or a legal provision in the Indian Penal Code or the Criminal Procedure Code on piracy, this bill would provide an effective legal instrument to combat maritime piracy. It would enable us to discharge our obligations under the UNCLOS, which we had signed in 1982 and ratified in 1995. लोकसभा 19 दिसंबर को इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। लोकसभा में यह विधेयक 2019 में रखा गया था, जहां से इसे विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति को भेज दिया गया। समिति ने विधेयक में कुल 18 बदलावों की सिफारिश की थी, जिसमें से 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया। ऋषि कुमार और कुमार आलोक के साथ विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण हैं, तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ATM ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है, तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया, तो आप RBI के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा था। दिनेश अरोड़ा कथित तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के भी करीबी रहे हैं। दिल्ली शराब नीति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा था। दिनेश अरोड़ा कथित तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी करीबी रहा है। वो विजय नायर के कहने पर उनके लिए काम करता था।
दिनेश अरोड़ा ने बताया कि उसने अपने रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान संजय सिंह से मुलाकात की थी। संजय सिंह के अनुरोध पर उन्होंने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की और दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी फंड के लिए 82 लाख रुपए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंपे। दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी संजय सिंह के आवास पर मुलाकात की। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि वो तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता से भी 2 बार मिल चुके हैं। दिल्ली में पापी आप और ये भारत राष्ट्र समिति नाम में भारत लगाया हुआ है और राष्ट्र की बात करेंगे और समिति बनाएंगे 100 करोड़ की लेन देन करने की। मदिरा शराब, शर्म आनी चाहिए। साथ ही भाजपा ने आम आदमी पार्टी के संरक्षक और दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछा कि वे विजय नायर के साथ अपने रिश्तों का खुलासा करें। हम दिल्ली की जनता की ओर से मुख्यमंत्री से मात्र 3 सवाल पूछना चाहते हैं कि यह कैसे मुमकिन है कि बिना मुख्यमंत्री के राजनीतिक संरक्षण के विजय नायर एक्साइज विभाग के फैसले अदल बदल करता रहा। दूसरा जो सवाल है कि ये कैसे मुमकिन है कि 100 करोड़ से अधिक राशि का लेन देन विजय नायर बिना राजनीतिक संरक्षण के दिल्ली में कर पाता है। तीसरा जो सवाल है कि मुख्यमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के चुनाव प्लानिंग विभाग का काम देखते थे और उससे ये स्पष्ट है कि विजय नायर खुद को चुनाव प्लानिंग विभाग के साथ साथ एक्साइज विभाग का ऑफिसर भी बताते थे और इस तरह के सौदों में वो लिप्त रहते थे। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री से सीधा सीधा स्पष्टीकरण चाहती है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि ईडी ने न्यायालय में दाखिल किए गए अपने आरोप पत्र में शराब घोटाले से दिल्ली के राजस्व में 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही है। नई शराब नीति को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तैयार किया था। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश में जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में 8% से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या है, जिसे सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जनजातियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में 2014-15 वित्त वर्ष में 19,437 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2022-23 वित्त वर्ष में ये आवंटन 91,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हमारी देश में लगभग 8% से ज्यादा 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है। उनकी 2011 की जनगणना हिसाब करें तो ये लगभग 10.5 करोड़ आबादी होते हैं। ये थोड़ा अभी बढ़ के 13-14 करोड़ हुई होगी। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने छात्राओं के विश्वविद्यालय में प्रवेश पर रोक लगाई तो भारत समेत तमाम देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने भी तालिबान के कदम को गलत बताया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई है। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय के दरवाजे बंद किए जाने के तालिबानी फरमान पर संयुक्त राष्ट्र समेत अमेरिका और दूसरे देशों ने कड़ी निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने तालिबान के फैसले को अस्वीकार बताते हुए आगाह किया है कि कट्टरपंथी शासन को इसके परिणाम झेलने होंगे। तालिबान सरकार ने महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर नकेल कसते हुए मंगलवार को नए फरमान में कहा था कि अफगानिस्तान में निजी और सार्वजनिक यूनिवर्सिटी में महिला छात्रों को तत्काल प्रभाव से अगली सूचना तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। तालिबान ने पिछले साल अफगानिस्तान की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद नरम रुख अपनाने का वादा किया था। एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि शिक्षा एक मानवाधिकार है। अफगानिस्तान के आर्थिक विकास और उसकी स्थिरता के लिए भी ये आवश्यक है। इस अस्वीकार्य रुख के तालिबान के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होंगे और यह तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से
और अलग कर देगा और उन्हें उस वैधता से वंचित कर देगा जिसकी वे इच्छा रखते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये तालिबान नेतृत्व द्वारा अफगानिस्तान में महिलाओं व लड़कियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने और उन्हें उनके मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने से रोकने का नया हथकंडा है। सत्ता में लौटने के बाद तालिबान ने सबसे पहले देश में लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी साल सितंबर में छात्रों ने स्कूल बंद का विरोध किया। हालांकि उन्हें अब तक अपनी इस मुहिम में सफलता नहीं मिल पाई है। लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति देने के लिए तालिबान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी अब तक विफल रहा है। इस नए फरमान के बाद अफगानिस्तान में हजारों लड़कियों का भविष्य अंधकारमय होता दिखाई दे रहा है। ये बेहद निराशाजनक है। हमारा कोई भविष्य नहीं, हमसे पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया है। अब तालिबान ने विश्वविद्यालय में लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाकर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किए गए वादे को तोड़ा है, बल्कि अपने पुराने शासनकाल की ओर लौटने का इशारा भी दे दिया है। तालिबान के पुराने शासनकाल में महिलाओं की शिक्षा पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और न्यूज नाइट में आज का विशेष है, कोविड के नए वेरिएंट पर भारत हुआ अलर्ट। लगातार हम देख रहे हैं चीन के साथ ही तमाम और मुल्कों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोविड के नए वेरिएंट पर भारत हुआ अलर्ट। इस पर बात करने के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस एंड चेयर प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी NIHFW से आप हैं। डॉक्टर सुनीला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर SM रहेजा हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। आप फॉर्मर MSGB पंत हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर रहेजा, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सुनीला, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि भारत की क्या स्थिति है। आज एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि जिन जिन जगह पर पॉजिटिव मामले सामने आते हैं कोविड के, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। तो मौजूदा स्थिति क्या आप देखती हैं, जिसमें कि 4 मामले सामने आए हैं इस नए वेरिएंट के? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को शो में बुलाने के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि बेसिकली आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है। 20 दिसंबर को ही सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें बताया था कि अगर हम जो भी केसेस देखते हैं उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। ये किस लिए किया गया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना में, चीन में हम काफी नंबर ऑफ केसेस देख रहे हैं। और कल का अगर 19 दिसंबर के हम अगर आंकड़ों की बात करें तो वहां पे लगभग 30,000 के करीब एक्टिव केसेस थे। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वहां पे सडनली हमने चाइना ने फ्रॉम जीरो कोविड पॉलिसी से सडनली सारे उन्होंने जो गाइडलाइंस है उनको रिलैक्स कर दिया।
और सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक सभी केसेस को परमिशन दी कि अपने वो काम पे जा सकते हैं। साथ ही साथ पब्लिक प्लेसेस पे भी कोई RT-PCR वगैरह की या कोई टेस्टिंग की कोई उन्होंने सुविधा उन्होंने ये नहीं रखा कि उन्हीं लोगों को परमिशन दी जाएगी जो RT-PCR नेगेटिव है। और साथ ही साथ अगर हम सिनेमा हॉल्स वगैरह की स्थिति देखें तो वहां पे 80% ऑक्यूपेंसी है सिनेमा हॉल्स की। और जहां तक हम चाइना की स्थिति देख रहे हैं वहां पे लार्ज नंबर ऑफ केसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां पे नेचुरल इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लोगों आइसोलेट हो गए, बाकी लोगों को कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी, जो भी लोगों को वैक्सीन मिला, एक पॉलिसी बहुत उनकी रिवर्स पॉलिसी थी। इंडिया में हम स्टेप बाय स्टेप भारत में हम चले, हमने पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर हमने एल्डरलीज को वैक्सीनेट किया, उसके बाद हम जाके यंगर लोगों तक आए। जबकि चाइना ने उल्टा रुख अपनाया, उन्होंने पहले यंगर लोगों को वैक्सीनेट किया और जब तक वो एल्डरलीज तक आए उनके एक तो उनमें हेजिटेंसी डेवलप हो चुकी थी, और स्पेशली 80 साल से लोगों के ऊपर। तो हम ये देख रहे हैं कि अभी और हमारे पास में लार्ज नंबर ऑफ केसेस यहाँ से भी आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं, ब्राजील से भी आ रहे हैं, कोरिया से भी आ रहे हैं, जापान से भी आ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है कि हम सतर्क रहें और हम ये भी देखें कि हमारे पास में कितने केसेस आ रहे हैं और उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो। और हमारे पास में अब हम सक्रिय केसेस देख रहे हैं 3000 से ऊपर है लगभग। तो हमें वॉचफुल रहने की जरूरत है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। परंतु ये टाइम ये भी है कि जो हमारा पुराना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसपे हम लगातार हम स्ट्रेस करते रहे, यानी कि मास्क का प्रयोग करना, हैंड हाइजीन का प्रयोग करना, नमस्ते करना, और बेसिकली हम ये भी साथ साथ ये कहते थे कि सर्वेलेंस, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, अगर जरूरत पड़े तो हम उसका भी प्रयोग करें, क्योंकि हम ये आज की तारीख में कोविड, हम ये समझ लें कि कोविड हमारे बीच से गया नहीं है। तो ये हमें इस चीज की सतर्कता करनी है। और जो अगर हेजिटेंसी है वैक्सीन की, तो हमें ये भी अब दोबारा से बोलना पड़ेगा कि जिन लोगों ने बूस्टर डोजेस नहीं लगवाए वो आके बूस्टर डोजेस भी लगवाए। जी डॉक्टर रहेजा, जिस तरह से डॉक्टर सुनीला ने बताया कि लगातार भारत ने जो तमाम कदम उठाए और भारत 220 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस का आंकड़ा भी पार कर चुका है, ऐसे में जो सवाल चीन के हालत को देखकर और तमाम और देशों को देखकर जो सवाल दर्शकों को भी जानने जरूरी ऐसे लगते हैं और हम देख रहे हैं कि आम लोगों के बीच में इन पर चर्चा हो रही है, उनमें यह है क्या BF7 का संक्रमण दर ओमिक्रॉन के बाकी अन्य वेरिएंट से कहीं ज्यादा है? ये कितना अभी खतरनाक भारत के लिए? यस, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो इसका संक्रमण करने की क्षमता ज्यादा है लेकिन ये लेस विरुलेंट है, और दूसरी चीज है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम है, और तीसरी चीज है कि इसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है। लाइक ये ऑलरेडी जो इम्यून पर्सन है कोविड-19 से, उसको भी एस्केप कर सकता है। तो ये तीन खूबियों के साथ ये नया वेरिएंट जो है, इसके लिए हमें बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और ये भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली सारे स्टेप्स लिए हैं, पहले भी लिए हैं, पिछली वेव में भी, और आज भी मीटिंग हुई है, हमारे ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब ने ली है, और सारी डायरेक्शंस इशू कर दी गई हैं कि यदि कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंस कराई जाए। इससे हमें ये फायदा होगा कि यदि कोई भी नया वेरिएंट हमें मिलता है तो हम उसके हिसाब से अपने पब्लिक हेल्थ मेजर्स को स्टेप अप कर सकते हैं, गियर अप कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमें इस समय अलर्ट रहने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रहेजा, जुलाई से अभी तक 4 मामले सामने आए हैं, उनको देखते हुए जो मौजूदा नए मामले जो भारत में आ रहे हैं उनका भी आंकड़ा देखते हुए क्या आप ये समझा सकेंगे कि ये जो बदलता मौसम है इसमें खांसी, जुकाम, सर्दी ये बड़े आम लक्षण है, तो वो क्या लक्षण है जिन पे ध्यान देने की जरूरत है और तुरंत टेस्ट कराने की भी जरूरत है? हाँ, देखिए, यदि आपको खांसी होती है, सिर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है और धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ होती है, तेज बुखार है, तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह के जरिए अपने आप को टेस्ट कराना चाहिए। जैसे हमने पहले भी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर,
इन 5 चीजों के साथ हमने मल्टी प्रोंग अप्रोच रखी है और भारत ने बहुत सक्सेसफुली कोविड का पीछे 2020-21 में अच्छे से उसका मुकाबला किया है। और हम देखें तो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस बाकी देशों के कंपैरेटिवली काफी अच्छा रहा। भारत ने, जैसे डॉक्टर सुनीला गर्ग ने बताया कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन, एक तो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन थे जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो चाइना में वैक्सीन और यूज किए जा रहे हैं वो इनएक्टिवेटेड वायरस की किए जा रही है, साइनोफार्म और वो, तो इसीलिए उनका वैक्सीन भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा। दूसरी चीज है, हमारे देश में 230 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीनेशन होने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि 18 साल से नीचे जो एज है उनको भी वैक्सीनेशन कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ जो नीड ऑफ द आवर है, हमें अलर्ट रहना है, हमें विजिलेंट रहना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। पर्टिकुलरली जो कि हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे कि एल्डरली व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका मोटापा ज्यादा है, या जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जिनको रेस्पिरेटरी इलनेस लाइक एस्थमा, सीओपीडी है, ऐसे पेशेंट्स को इस मौसम में ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में एक तो कोविड होने के चांसेस ज्यादा है, दूसरा साथ में निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, वायरल इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड, सीजनल फ्लू, सीजनल इन्फ्लुएंजा, ये सारी बीमारियां इस मौसम में ज्यादा होती हैं क्योंकि लोग ज्यादातर क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं। यदि आप देखें, सर्दी की वजह से हम अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, एक ही कमरे में काफी व्यक्ति रहते हैं, तो इससे इस वायरस को स्प्रेड करने में बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी 1% टू अनदर पर्सन जाता है वायरस। और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम इस समय खिड़कियां नहीं खोलते हैं, वेंटिलेशन भी ठीक नहीं होता है, तो भीड़ भाड़ के इलाके में हाई रिस्क वाले पेशेंट्स को जाने से बचना चाहिए। और यदि जाना भी जरूरी है तो उनको चाहिए कि प्रॉपर मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। जैसे डॉक्टर सुनीला गर्ग ने बताया, हैंड हाइजीन, दूर से नमस्ते करें और इधर उधर ना थूके छींकें, तो यदि होता भी है तो मुंह पे कपड़ा रखें या टिश्यू पेपर रखें और उसको ठीक से किसी बंद ढक्कन वाले कंटेनर में डिस्पोज ऑफ करें। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और हमें इस मौसम में चाहिए कि हम यदि मास्क का इस्तेमाल करते हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मैंने बताया है इसके साथ हम रहते हैं, तो हम कोविड से ही नहीं बल्कि और सीजनल फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, एयर पॉल्यूशन, इन सब से अपना बचाव कर सकते हैं। खाना अच्छा खाएं, नींद पूरी लें, अपना इम्यून सिस्टम दुरुस्त रखें, खुश रखें, अपने आप को योगा करें और दिन के टाइम सैर करें धूप में जाके। सुबह शाम मैं इसलिए एडवाइस नहीं करता क्योंकि सुबह शाम आजकल काफी स्मॉग है, प्रदूषण बहुत है जी, प्रदूषण बहुत है, ठंड बहुत है, तो सुबह शाम निकलना। लेकिन डॉक्टर सुनीला, जिस तरह से 2020 के बाद से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही साथ लोग ज्यादा सतर्क थे अपनी सेहत को लेकर भी और कोविड से निपटने के लिए भी, क्या आपको लगता है इस पिछले 1-1.5 साल में लोगों ने उसमें ढील दी है और अब ये वक्त है जो तमाम देशों में दिखाई दे रहा है जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग अगर जरूरी है तो लोगों का टेस्ट कराना भी बहुत जरूरी है? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो जो हम पहले पालन करते थे, यानी कि अपने इम्यून सिस्टम को लेके लोग काफी तरीके का काढ़ा वगैरह का प्रयोग करते थे, या जो अपने आप को बचाने के लिए, वो बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, क्योंकि पोस्ट कोविड भी हमने देखा कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी रूप से आ रही थी। सो मेडिटेशन, योगा का भी जो लोग कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे उनको भी करना चाहिए। साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया, बूस्टर नहीं लिया, वो अभी भी बूस्टर को लगवाएं, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जैसे कि अभी हमें पता, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं या आप सर्दी के दिनों में बाहर निकलते हैं, और वैसे भी आप देखेंगे फ्लू लाइक इन्फेक्शन काफी कॉमन है इस
मौसम में, तो इसका मास्क का प्रयोग करना तो बहुत ही हमेशा से ही वो रहता है करके अच्छा साबित होता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसको एक हमारे जीवन का मास्क को एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। आज आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की उसमें उन्होंने ये भी बताया कि आप बेशक होम बेस्ड मास्क का प्रयोग करें या ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का प्रयोग करें, तो बेसिकली इनसे जो है हमें बेसिकली बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, पर्टिकुलरली मास्क के प्रयोग से। और दूसरी चीज ये है कि हमें पैनिक नहीं करना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करना। जहां तक कि हमारी लेबोरेटरीज है उनको हर टाइम हमने वो देखना है कि रेगुलरली हमारी जीनोमिक सिक्वेंसिंग जितनी भी हमारी इंसाकॉक के अंदर 50 से ऊपर जो लेबोरेटरीज हैं वो जीनोमिक सिक्वेंसिंग लगातार करें और लगातार ट्रांसपेरेंट माध्यम से सबके सामने लेके आए कि कौन सा जो वायरस का वेरिएंट है वो सर्कुलेशन में है। अभी हम देख रहे हैं कि चाइना में भी BF.7 और BA.5.2 ये वेरिएंट्स हैं, और जबकि हमारी कंट्री में 10 के करीब वेरिएंट्स हैं जो कि अभी भी सर्कुलेशन में है, पर ये सभी ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वॉचफुल रहें, क्योंकि अगर हम तभी प्रोटेक्टेड हैं जब हमारे बाजू के देश भी, हमारे जो निकटतम देश है सभी प्रोटेक्टेड हैं। क्योंकि आज हम वन वर्ल्ड वन हेल्थ की बात करते हैं, तो बेसिकली ये बहुत जरूरी है कि पूरे ग्लोब को हम या पूरे विश्व को हम एक ही नजर से देखें और सभी देशों ने अपना अपना बचाव करना है, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि हमारे बॉर्डर्स बहुत पोरस हैं, तो इसलिए वायरस जो है, स्पेशली जब हम रेस्पिरेटरी वायरसेस की बात करते हैं, ये बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं, चाहे वो एक से दूसरा राज्य हो, चाहे वो एक से दूसरे का देश एक देश या दूसरा देश हो। तो इसमें हम पैनिक लेके ये ना कहें भी फ्लाइट बंद कर दो, क्योंकि आपने देखा कि फ्लाइट बंद हो गई और वायरस उससे पहले आ चुका है करके। तो इस तरह से हमें पैनिक नहीं करना, परंतु स्थिति पर वॉच जरूर रखनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस ऐसे जटिल विषय पे कि जिसका संकट एक बार देश एक तरह से झेल चुका है, लेकिन लोग उस संकट के दौर से उबर गए थे। आज शायद लोगों में थोड़ी सी ढिलाई है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर, चाहे मास्क पहनने को या हाथ धोने को या भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने के लिए। तो एक बार फिर डॉक्टर्स का कहना है कि जब आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं, मास्क जरूर लगाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जरूर अपनाएं और मास्क को लगाना कम से कम न भूलें, क्योंकि कोविड का खतरा अभी भी बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि निजी क्रिप्टो करेंसी से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने क्रिप्टो को सट्टेबाजी का जरिया भी करार दिया है। आरबीआई गवर्नर बीते कई महीनों से क्रिप्टो करेंसी से लगातार आगाह करते रहे हैं। The origin, the cryptocurrencies, the private cryptocurrencies owe their origin to bypass the system, to break the system. They don't believe in the central bank, digital central bank currency. They don't believe in the regulated financial world. They want to bypass and beat the system. They have absolutely no underlying. And not only that, I am yet to hear any credible argument about what public good or what public purpose it serves. There is still no clarity about it. And third, as I have said, it's 100% speculative activity. And I would still hold the view that it should be prohibited. उत्तर भारत में ठंड के बढ़ने के साथ ही लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर के बने रहने की चेतावनी जारी की है। वहीं श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान गिरकर मौसम के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आइए देखते हैं कि मौसम में और क्या बदलाव होने हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए स्कूलों को कल से सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित शीतलहर और कोहरे का कहर बुधवार को भी जारी रहा। इसके आने वाले दिनों में ऐसे ही बने रहने की आशंका है और मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते हुए दिखे। में पानी आ रहा है और वो परेशानी बढ़ रही है, कुछ दिख नहीं रहा है। दूसरे तीसरे गेयर में गाड़ी आ रही है। दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में बुधवार को धर्मनगरी काशी में पहली बार घने कोहरे की चादरों ने सुगम आवागमन को बाधित कर दिया। शीतलहर और कोहरे के कारण एक ओर जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं इससे यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है। कई स्टेशनों पर ट्रेन अपने निर्धारित समय से कई घंटों की देरी से चल रही है। लोग अपने गंतव्य पे समय से नहीं पहुंच पाएंगे, उनको शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, किसी डॉक्टर को दिखाना है तो उससे परेशान है। ये सब तो हो ही रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घने कोहरे के कारण तेनुआ टोल प्लाजा और बाघागाड़ा 4 लेन के बीच कुछ वाहनों की टक्कर हो गई। यहाँ 6 गाड़ियाँ आपस में टकरा गयी। सुबह करीबन 6:30 बजे के करीब 6 गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं। 5-6 लोगों को सूचना मिली थी। हॉस्पिटल, उन्हें सदर हॉस्पिटल में ले जाया गया है और क्रिटिकल कंडीशन किसी की नहीं है। मौसम विभाग का अलर्ट है तो ओवर स्पीडिंग ना करें, धीमी गति में चलें क्योंकि कोहरा अभी काफ़ी घना रहने वाला है। सर्दियों की 40 दिनों की गंभीर अवधि चिल्ले कलां बुधवार को कड़ाके की ठंड के साथ शुरू हो गई। इसके साथ ही श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान गिरकर मौसम के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है। आलम यह है कि राज्य के 8 शहरों का पारा 0 से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। उच्च पर्वतीय इलाकों में क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को बर्फ गिरने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत राज्य के अन्य हिस्सों में ठंड और अधिक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि राजधानी कोलकाता में न्यूनतम तापमान गिरकर 15.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे कम तापमान है। अधिकतम तापमान भी महज 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य है। बिहार की राजधानी पटना में तापमान में गिरावट और शीतलहर जारी है। यहाँ सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला। अटारी वाघा सीमा पर घना कोहरा और शीतलहर जारी है। कड़ाके की ठंड में बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंस पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। धुंध के टाइम में विजिबिलिटी थोड़ा 0 डिग्री हो जाती है, लेकिन हमारे इरादे हैं वो बुलंद रहते हैं। हम हमेशा पर रहते हैं। इस टाइम पे दिखाई नहीं देता है, लेकिन टाइम पे हम सुनने जोर देते हैं। पेट्रोलिंग चलती रहती है। दिक्कत तो आती है, लेकिन हमें भर्ती इसीलिए किया गया है कि हम आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पर ड्यूटी करें ताकि देशवासी आराम से सो पाएं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। इस दौरान तेज शीतलहर चलने के साथ ही घना कोहरा भी छाया रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार से मीरपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है और टीम का लक्ष्य दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज जीतना है। वहीं बांग्लादेश की कोशिश रहेगी कि वो अपनी कमियों को दूर कर दूसरे टेस्ट को जीत सीरीज को बराबरी पर खत्म करे।
बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 188 रन से धूल चटाने के बाद अब भारतीय रणबांकुरे मीरपुर टेस्ट में भी अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए बेताब हैं। हालांकि पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट में भी नियमित कप्तान रोहित शर्मा का साथ नहीं मिलेगा। ऐसे में ओपनिंग का दारोमदार कप्तान केएल राहुल और शुभमन गिल के ऊपर ही एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। वैसे भारत की नजर सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर रहेगी। टीम इंडिया के बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं। चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने पिछले मैच में शतक ठोका था। श्रेयस अय्यर और अश्विन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। हालांकि केएल राहुल फॉर्म में नहीं दिखे थे। गेंदबाजी में स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और तेजी में मोहम्मद सिराज से एक बार फिर उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। वैसे भारतीय टीम का बांग्लादेश में टेस्ट रिकॉर्ड बेहद शानदार है। टीम ने अब तक बांग्लादेश में 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 7 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम की नजर 2010 के प्रदर्शन को भी दोहराने की रहेगी, जब टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया था। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो इस टीम ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाया था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से वो काफी नहीं रहा। इस टीम की सबसे बड़ी जरूरत अपनी कंसिस्टेंसी पर काम करने की है, जिससे टीम दूर ही दिख रही है। वैसे अगर टीम को सीरीज बचानी है तो उसे खेल के हर डिपार्टमेंट में खुद को मजबूती के साथ सामने लाना होगा। भारत के लिहाज से ये सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ अगर बांग्लादेश पर क्लीन स्वीप होता है तो यकीनी तौर पर टीम इंडिया को इस बात का फायदा मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब जाते जाते आपको खबरें फटाफट अंदाज में इन खबरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक सदस्य ने बुधवार को छपरा सदर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने सदर अस्पताल के सीएस डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा, डीएस डॉक्टर एसडी सिंह और भासा के सचिव डॉक्टर केएन दुबे से जरूरी जानकारी हासिल की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की टीम सारण जिले के मशरक में हाल ही में हुए जहरीली शराब कांड के पीड़ितों के परिवारों से मिलने भी पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube को देश में फर्जी खबरें फैलाने वाले 3 चैनलों आज तक लाइव, न्यूज हेडलाइंस और सरकारी अपडेट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई द्वारा कल इन चैनलों को फर्जी खबरों को प्रसारित करने वाला घोषित किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने एक बयान में कहा है कि ये YouTube चैनल प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय और देश के प्रधान न्यायाधीश और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे कर रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बुधवार को दिल्ली में करीब 3000 किलोग्राम ड्रग्स जलाई गई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी जा रही है। इस ड्रग्स को दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ सालों में बरामद किया है। ड्रग्स को आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की मौजूदगी में नष्ट किया गया। मणिपुर के नोनी जिले के ओल्ड कछार रोड पर बुधवार को एक स्कूल बस दुर्घटना में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। छात्र स्टडी टूर पर जा रहे थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल के अस्पताल में हादसे में घायल हुए छात्रों से मुलाकात की और हर संभव और सहायता प्रदान करने की बात की। सीएम ने मृतक छात्रों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। उत्तराखंड हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की टीम संतोषजनक काम कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुग्राम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 से राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में नई शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित होगी। जिस राज्य का मैं सेवक हूँ, वह देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति को लागू किया।